रूस की राजधानी मॉस्को में 27 फरवरी 2015 की शाम रूमानी लग रही थी। सब अपनी गति से घट रहा था। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। इन्हीं खोए लोगों में एक जोड़ा भी था। अब ये जोड़ा हाथ में हाथ डाले हुए मॉस्को नदी के पुल के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन तभी माहौल पलट गया। दूसरी तरफ से सफेद रंग की एक कार आई। कार की खिड़की खुली, खिड़की से बंदूक निकली और साथ में गोलियां। गोलियों का निशाना प्रेमी की तरफ था। निशाना सटीक रहा। कुछ ही सेकंड में काम पूरा हो गया। कार आगे बढ़ गई और शरीर नीचे पड़ा था, निष्प्राण। यह हत्या रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन के पास हुई थी। कुछ ही वक्त में वहां एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ लोगों का जमावड़ा लगा। लाश की पहचान हुई और हंगामा मच गया। किसकी थी ये लाश? ये थी बोरिस नेमत्सोव की। नेमत्सोव 1990 के दशक में रूस के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। उन्हें बोरिस येल्त्सिन का उत्तराधिकारी बताया जाता था, रूस के पहले राष्ट्रपति। ये टैग तब तक कायम रहा जब तक येल्त्सिन के जीवन में व्लादिमीर पुतिन की एंट्री नहीं हुई थी। जैसे जैसे पुतिन येल्त्सिन के करीब आते गए, नेमत्सोव दूर होते गए। येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नेमत्सोव कुछ समय तक पुतिन का साथ देते रहे, फिर विरोधी हो गए। उन्होंने यूक्रेन की ऑरेंज क्रांति का समर्थन किया। रूस में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट के अगुआ रहे। क्रीमिया पर रूस के हमले की मुखालफत की। नेमत्सोव वो सब कर रहे थे जिससे पुतिन की सत्ता को आंच पहुंच रही थी। नेमत्सोव की हत्या से सबसे बड़ा लाभ पुतिन को हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उंगली उनके ऊपर उठनी थी, उठी भी, और क्रेमलिन ने इस पर सफाई दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया था। उन्होंने कहा कि मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा कि उनसे हमारी सरकार या व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा नहीं था। अगर आप पुतिन या पूरी सरकार की पॉपुलैरिटी से तुलना करें तो नेमत्सोव साधारण नागरिकों से थोड़े ही ऊपर थे। ये नेमत्सोव और उनकी हत्या को कमतर करके आंकने की कोशिश थी, पर क्या ये कोशिश कामयाब होने वाली थी? क्या मामला इतना साफ सुथरा था? क्या ये सब पुतिन को बदनाम करने के लिए किया गया था? शायद नहीं। इस कहानी में कई पेच बाकी थे। आज हम जानेंगे बोरिस नेमत्सोव की पूरी कहानी क्या है, उन्हें क्यों और किसके इशारे पर मारा गया था, और हाल में हुए खुलासे से क्या नया पता चला है। साथ में बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब किसकी कुर्बानी दी है और क्या ये कुर्बानी काम आएगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। आज मैंने रोजाना नहीं कहा, कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लोग हौंकते हैं, कहते हैं रोजाना तो आते नहीं हो, शनिचर इतवार की छुट्टी कर लेते हो। सोमवार से शुक्रवार वाला ये शो है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. चलिए दुनियादारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के हमारे सहयोगी हैं कुकू एफएम। ये ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। नाम से जाहिर है, ऑडियो मतलब कान में आवाज सुनाई दे। ऑडियो बोलते हैं ना, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, कई लोग कमेंट में लिखते हैं। ऑडियो बुक्स हैं मतलब कुछ काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, गमले में गुड़ाई कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साथ में साथ ज्ञान ले रहे हो, तो वो ऑडियो बुक्स होती हैं। अब आप ठहरे लल्लन टॉप के दर्शक, तो आप कुकू एफएम पे जाओगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तो मिलेगी पूरी 50% की छूट। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक कोड हम बता रहे हैं, ज़्यादा लोगों को बताना नहीं। काहे से लल्लन टॉप तुम देखते हो तो तुम्ही को होना चाहिए फ़ायदा। कोड है LT50। सूचना समाप्त। ज़्यादा जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ। अब दुनियादारी के मुख्य मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा कैसे शुरू होता है सबसे पहले बताते हैं इतिहास की बात। बोरिस नेमत्सोव जन्म हुआ अक्टूबर 1959 में। एक तो 59-69 बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सोची शहर में हुआ, ब्लैक सी के किनारे पर बसा है। याद रखने के लिए एक फैक्ट बता देता हूं। 2014 में पहली बार रूस को विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी मिली थी और रूस ने इन गेम्स का आयोजन सोची में ही किया था। जब नेमत्सोव 9 बरस के हुए तो उनका परिवार गोरकी आ गया, सोची से 2000 किलोमीटर दूर। गोरकी को बाद में निजनी नोवगोरोद के नाम से भी जाना गया। गोरकी याद रखो, सिंपल है। नेमत्सोव ने रेडियो फिजिक्स में अपना करियर बनाने की योजना बनाई। 1981 में ग्रेजुएट हुए, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगे। 1985 में फिजिक्स में PhD भी पूरी कर ली। अपना जीवन रिसर्च में झोंकने के लिए तैयार थे, लेकिन हो गया एक कांड।
26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़ा हादसा हुआ। उस समय सोवियत सरकार गोर्की में न्यूक्लियर हीटिंग प्लांट बनाने की तैयारी कर रही थी और नेमसोव ने इसका जमकर विरोध किया था। उनके 3 साल इसी आपाधापी में गुजरे। उनके प्रयासों से गोर्की में न्यूक्लियर पावर स्टेशन का काम रोकना पड़ा और इस एपिसोड ने नेमसोव के जीवन की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 1990 के साल में नेमसोव को रूस की संसद में नियुक्ति मिली। वहां वो बोरिस येल्त्सिन की नजर में आए। जून 1991 में रूस में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। येल्त्सिन जीते और जीत में नेमसोव की भी भूमिका थी और फायदा भी मिला। उन्हें नोवगोरोद प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। तब येल्त्सिन ने क्या कहा था नेमसोव के बारे में? तुम्हारी उम्र 31 साल है, मैं तुम्हें 2 महीने के लिए गवर्नर बना रहा हूं। अगर तुम काम नहीं कर पाए तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना। लेकिन नेमसोव ने क्या किया? जमकर काम किया, कुर्सी पर बने रहे, दोबारा चुनाव जीते। मार्च 1997 में उन्हें डेप्यूटी पीएम बनाया गया। उस समय नेमसोव की सफलता का ग्राफ अपने चरम पर था। कहा जाता था कि नेमसोव रूस के अगले राष्ट्रपति हैं। दरअसल येल्त्सिन अब सुस्त पड़ रहे थे। उम्र और शराब की लत भारी हो रही थी। बड़ी बड़ी बैठकों में शराब पीकर पहुंचने लगे थे। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप भी अलग से। और उनकी तुलना में नेमसोव जवान, उदार और शासन चलाने का अब तक उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी हो चुका था। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है पुतिन की और नेमसोव हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। 1999 में पार्टी बनाते हैं यूनियन ऑफ रशियन फोर्सेस के नाम से। फिर रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा में डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुने जाते हैं। लेकिन 2000 में पुतिन बनते हैं राष्ट्रपति। नेमसोव ने नए निजाम के साथ चलने की कोशिश की, पर जल्द ही उनके रास्ते अलग हो चुके थे। इस अलगाव की वजह यूक्रेन में तैयार हो रही थी। 2004 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इसमें 2 मुख्य उम्मीदवार थे, विक्टर यानुकोविच और विक्टर युश्चेन्को। यानुकोविच को पुतिन का समर्थन था। चुनाव से ठीक पहले 2 घटनाएं हुई। पहली, युश्चेन्को को पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रैली से रोका गया और दूसरी, सितंबर के महीने में युश्चेन्को अचानक बीमार पड़े, जबकि अक्टूबर में चुनाव थे। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। युश्चेन्को की जहर खुरानी में जान तो बची, पर चेहरा उनका हमेशा के लिए बदल गया। नवंबर 2004 में इन सब के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और जैसा माना जा रहा था यानुकोविच आसानी से जीत गए। लेकिन युश्चेन्को ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया। 2 हफ्ते तक यूक्रेन नारंगी रंग में रंगा रहा। ये रंग युश्चेन्को के कैंपेन से जुड़ा था और इसी के चलते इस प्रोटेस्ट को ऑरेंज रिवॉल्यूशन या नारंगी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। यानुकोविच के समर्थक धमकी देते रहे। कहना था नतीजा रद्द हुआ तो पूर्वी यूक्रेन के लोग रूस में मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस धमकी को नजरअंदाज कर नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया। इस चुनाव में विक्टर युश्चेन्को विजयी हुए। यूक्रेन की गद्दी पर कठपुतली सरकार बिठाने का पुतिन का सपना कुछ वक्त के लिए टल चुका था। ऑरेंज क्रांति के दौरान नेमसोव, आज की कथा के नायक, क्या कर रहे थे? वो क्रांति का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन के अंदरूनी मामले में दखल के लिए पुतिन को भला बुरा कह रहे थे। नेमसोव ने 2005 से 6 तक युश्चेन्को के सलाहकार के तौर पर काम भी किया और ये हरकत पुतिन को नाराज करने के लिए काफी थी। हालांकि नेमसोव यही नहीं रुके। वो पुतिन के खिलाफ रैलियों में हिस्सा लेते रहे। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया, पर उन्होंने पुतिन का विरोध करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फिर आया नवंबर 2013 का वक्त। यूक्रेन में एक और क्रांति हुई। विक्टर यानुकोविच उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे, लेकिन फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन अस्त व्यस्त था, नए चुनाव में देरी थी और इसका फायदा उठाकर पुतिन ने क्रीमिया पर हमले का आदेश दिया। बाद में रूस ने क्रीमिया और सेवेस्तोपोल को अपना प्रांत घोषित किया। इसके अलावा रूस ने डॉनबास में भी अलगाववादियों की मदद शुरू कर दी। ये झगड़ा 2022 की फरवरी में रूस और यूक्रेन के युद्ध में बदला। 34 दिनों से चल रही लड़ाई, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। और नेमसोव ये उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने शुरुआत में ही पुतिन के आदेशों का विरोध किया था। वो रूस में रहकर क्रीमिया पर कब्जे के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। जिस रोज उनकी हत्या हुई उसके कुछ दिनों के बाद वो एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रहे थे। बोरिस नेमसोव की हत्या के मामले में चेचन मूल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी का संबंध चेचन नेता रमजान कादिरोव से था। कादिरोव के ऊपर पुतिन का हाथ है। दुनियादारी में हम इसके बारे में, खासतौर पर रमजान कादिरोव की कहानी के बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं। दोबारा आपको एपिसोड देखना हो तो आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में, ब्योरो में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम अपनी कहानी पर फिर वापस लौटते हैं। नेमसोव की हत्या में गिरफ्तार किए गए लोगों ने आरोप स्वीकार कर लिए। उनमें से एक को 20 साल की जेल हुई, बाकी 4 दोषियों को 11 से 19 साल के बीच की सजा सुनाई गई। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बचा रह गया, नेमसोव की हत्या किसने और क्यों करवाई थी? ये सवाल 7 सालों से घूम रहा है।
अब बीबीसी ने इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट बेलिंगकैट और इनसाइडर के साथ मिलकर कुछ खुफिया जानकारी जुटाई है। बेलिंगकैट ने इससे पहले पुतिन के आलोचक अलेक्सी नवल्नी को जहर दिए जाने की घटना की पड़ताल की थी। इस वेबसाइट की रिपोर्ट्स अक्सर रूसी सत्ता प्रतिष्ठान को परेशान करती रही हैं। बेलिंगकैट के बारे में भी हम दुनियादारी में आपको विस्तार से बता चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम ये समझते हैं कि हालिया खुलासे में क्या सामने आया। पता चला है कि हत्या से पहले बोरिस नेमत्सोव का पीछा किया जा रहा था। कम से कम 13 मौकों पर उनके पीछे खुफिया एजेंसी के एजेंट लगाए गए। आखिरी बार उनका पीछा 17 फरवरी 2015 को किया गया। इसके 10 दिनों के बाद उनकी हत्या हो गई। दस्तावेजों के मुताबिक नेमत्सोव के पीछे वलेरी सखारोव नाम का एजेंट लगा था। वो रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के लिए काम करता है। वो हर बार नेमत्सोव के पहुंचने से कुछ मिनट पहले पहुंच जाया करता था। पुतिन के कई आलोचकों को जहर देने में सखारोव का नाम आ चुका है। प्राप्त रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उसने नाम बदलकर अलेक्सी नवल्नी का भी पीछा किया था। नवल्नी को बाद में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जर्मनी में इलाज के चलते उनकी जान बच सकी। नवल्नी जनवरी 2021 में रूस लौटे, गिरफ्तार कर लिए गए और इसके बाद से वो अलग अलग मामलों में सजा झेल रहे हैं। बेलिंगकैट ने ये दस्तावेज कहां से जुटाए, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। दरअसल एफएसबी अपना पूरा डेटा मजिस्ट्राल नाम के डेटाबेस में रखती है। इसमें एजेंट्स के पल पल की गतिविधि दर्ज है। ये डेटाबेस ब्लैक मार्केट में लीक हुआ, वहां से बेलिंगकैट ने खरीदा। कुछ डेटा सीधे रूसी अधिकारियों को पैसे खिलाकर भी लिया गया। इन अधिकारियों के पास मजिस्ट्राल का एक्सेस था। बेलिंगकैट की जांच से यह भी सामने आया कि एफएसबी के भीतर एक सीक्रेट हिट स्क्वाड काम करता है। हिट स्क्वाड, ये स्क्वाड पुतिन के राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखने और निशाना बनाने का रोल अंजाम देता है। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई तो रूस ने कहा सब झूठ है और एफएसबी उसने इस रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से फिलहाल मना कर दिया है। बोरिस नेमत्सोव की कहानी को अब हम यहीं पर रोकते हैं, चलते हैं पाकिस्तान, जहां कप्तान की सलामती के लिए कुर्बानियों का दौर जारी है। 28 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पटल पर रख दिया गया। इस पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया। 31 मार्च से इस प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। वोटिंग 3 अप्रैल को कराई जाएगी। अगर विपक्ष ने 172 सांसदों का समर्थन जुटा लिया तो इमरान खान की कुर्सी चली जाएगी। इस मामले में नया अपडेट क्या है? 28 मार्च को पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने अपना इस्तीफा इमरान को भेजा। कानूनन मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा प्रांत के गवर्नर को भेजते हैं। बुज़दार ने कहा इमरान ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो वो कुर्सी छोड़ देंगे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद यानी पीएमएल-क्यू के चौधरी परवेज इलाही को फिलहाल कुर्सी देने की बात कही है। पीएमएल-क्यू के पास नेशनल असेंबली में 5 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि इमरान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने सीएम को कुर्बान कर दिया। हालांकि इस समय उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। इस कुर्बानी ने इमरान खान के सामने एक और संकट खड़ा किया है। उनके गठबंधन में कई और छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अब उनकी भी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। 27 मार्च को पीटीआई ने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली भी आयोजित की थी। इस रैली में भाषण देते हुए इमरान खान ने एक चिट्ठी दिखाई थी। कहा था कि यह विदेशी साजिश का सबूत है। विपक्ष ने कहा सबूत है तो दिखा दीजिए। अब सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि हम चिट्ठी दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखाएंगे। दुनिया भर में चल रही हलचल पर हमारी नजर ऐसे ही बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।